हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग नेस्ट। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज की क्लास में हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो चैप्टर 2 हमारा एनसीईआरटी क्लास 11th का टॉपिक है उसे स्टार्ट करेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे हम इस वीडियो में। तो बिना किसी डिले के हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है क्या। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है वो रूल्स, वो रेगुलेशंस, वो नॉर्म्स, वो प्रिंसिपल्स जिनके बेसिस पे हम क्या करते हैं। जब बुक्स में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, हम कुछ बेस मानकर चलते हैं। उन्हीं बेस को हम नाम देते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का। आई रिपीट, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मीन्स वो रूल्स, वो रेगुलेशंस, वो नॉर्म्स, वो प्रिंसिपल्स जिनके बेसिस पर हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को बुक्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। अब जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि कई बार तो हम किसी पर्टिकुलर इनकम को, एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसे होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। कि एक है हमारे पास कैश बेसिस, एक है हमारे पास एक्रूअल बेसिस, कि कब हम किस एक्सपेंस को कंसीडर करेंगे, कब हम किस एक्सपेंस को कंसीडर नहीं करेंगे। वो हमें कौन बताता है, वो हमें बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही बताते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि हमारे पास कितने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। तीन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक होता है हमारे पास एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और एक होता है हमारे पास मॉडिफाइड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या हाइब्रिड मोड भी जिसको हम बोल देते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू उन दोनों को तभी कंसीडर करते हैं जब हम उनके लिए कैश में, जैसे एक्सपेंसेस है तो हम कैश की फॉर्म में अगर उसको पे कर रहे हैं, और रेवेन्यू है जब हम उसे कैश की फॉर्म में रिसीव कर रहे हैं। हम सिर्फ तभी और तभी ही अपनी बुक्स में उनको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अगर वो ड्यू है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने गुड सेल की बट अभी कैश रिसीव नहीं हुआ, वो क्रेडिट सेल थी, वो एक मंथ बाद रिसीव हुआ, तो हम उसको एक मंथ बाद ही रिकॉर्ड करेंगे, हम अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब ये आउटस्टैंडिंग की, प्रीपेड की, इन सब की बात नहीं करता है। ये सिर्फ तब बात करता है जब आपने क्या किया, कैश को रिसीव कर लिया, या फिर आपने क्या कर दिया, कैश को पे कर दिया, तभी रिकॉर्ड करेगा। ये जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, आउटस्टैंडिंग, चाहे रिसीवेबल्स हो चाहे पेबल्स हो, उनको बिल्कुल भी कंसीडर बुक्स में नहीं करता, नहीं दिखाता ये बुक्स में। सेकंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आता है हमारे पास एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस क्या कहता है, एक्रूअल बेसिस ये कहता है कि आप रेवेन्यू को साथ के साथ रिकॉग्नाइज कर लेते हो, चाहे वो रिसीव हुए हो चाहे ना रिसीव हुए हो। दूसरा, एक्सपेंसेस को भी आप तभी के तभी रिकॉग्नाइज, मतलब एंटरटेन करते हो बुक्स में, रिकॉर्ड करते हो जब वो इंकर हो रहे हैं, चाहे उनके लिए आपने अभी कैश पे किया है या नहीं किया, बट इंकर्ड हो चुके हैं वो एक्सपेंसेस। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, जब हम डबल एंट्री सिस्टम में बुक्स, मतलब बुक्स मेंटेन करते हैं डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो हम कौन से बेसिस को लेकर चलते हैं, हम एक्रूअल को ही लेकर चलते हैं। कि जब हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट्स को भी प्लेस देते हैं, कुछ ड्यू है, कुछ एडवांस है, हम उन सब चीजों को अपने बुक्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो ये तो साथ के साथ ही रिकॉर्ड करते हैं। इवन हमारा एक प्रिंसिपल भी है, एक्रूअल प्रिंसिपल या एक्रूअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, वो भी यही कहता है कि चाहे एक्सपेंसेस एक्चुअल में पे किया है या नहीं किया, इंकर्ड हो चुका है, चाहे सेल्स हो चुकी है, क्रेडिट सेल्स मतलब जिसमें आपने पैसा रिसीव किया या नहीं किया, बट ट्रांजैक्शन हो चुकी है, सेल हो चुकी है, तो आप उसको बुक्स में क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। और कैश इसका उल्टा है, जब कैश रिसीव होगा एक्चुअल में, कैश एक्चुअल में पेड होगा, तभी रिकॉर्ड होगा। ड्यू के टाइम पर उसको रिकॉर्ड आप नहीं करोगे। तो ये जो है ना एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये कंपैरेटिवली बिजनेस के आपको क्या देता है, मोर एक्यूरेट पिक्चर क्या करता है, शो करता है। क्योंकि आप इसमें जो ड्यू है, जो एडवांस है, हर चीज को क्या कर कर चलते हो, कंसीडर कर कर चलते हो। तो अगर आपसे पेपर में 1 मार्क में एमसीक्यू पूछता है, विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज मोर एक्यूरेट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तो कौन सा बेसिस मोर एक्यूरेट है, एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मोर एक्यूरेट है। नेक्स्ट आता है मॉडिफाइड कैश बेसिस, जिसमें हमने कैश बेसिस में ना कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए। मतलब क्या हुआ, उसे हाइब्रिड बना दिया। अब हाइब्रिड का मतलब क्या है, जिसमें आप दोनों को यूज कर रहे हो, कैश के भी एलिमेंट्स को यूज कर रहे हो और एक्रूअल के भी जो कंडीशंस है उनको भी यूज कर रहे हो। आई होप क्लियर हुआ होगा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं वन बाय वन करके। फर्स्ट आता है हमारे पास कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस, जैसे कि मैंने अभी बताया, ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करते हो ओनली व्हेन, कब रिकॉर्ड करते हो, जब कैश एक्चुअल में रिसीव हो रहा है और कैश एक्चुअल में क्या हो रहा है, पे हो रहा है, उसे हम तभी रिकॉर्ड करते हैं। तो ये ऐसा बेसिस है जहां पर आप एडजस्टमेंट को कंसीडर नहीं करते। नो एडजस्टमेंट इज मेड फॉर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड आइटम। तो यहाँ पर जो हमारी चार एडजस्टमेंट होती है, फॉरमोस्ट, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड
एक्यूर्ड इनकम, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इन चारों की चारों एडजस्टमेंट्स को कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कोई प्लेस नहीं दिया जाता। अगर एग्जाम टाइम में क्वेश्चन बनता है विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कंसीडर ऑल द एडजस्टमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, तो कौन सा बेसिस कंसीडर करता है एडजस्टमेंट्स को? एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कंसीडर करता है एडजस्टमेंट्स को। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्योरली कैश ट्रांजेक्शन्स को ही कंसीडर करता है, वो आपके एडजस्टमेंट्स को कंसीडर नहीं करता है। तो कुछ फीचर्स हैं इसकी, वन बाय वन करके हम देखते हैं। फर्स्ट है बेस्ड ऑन एक्चुअल कैश मूवमेंट। किस पर बेस्ड है ये कॉन्सेप्ट, ये प्रिंसिपल? एक्चुअल कैश की मूवमेंट पर बेस्ड है। एक्चुअल कैश का आउटफ्लो होगा या एक्चुअल रियल कैश का इनफ्लो होगा, आप तभी रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। सेकंड है वेरी सिंपल टू मेंटेन। देखो बिल्कुल सिंपल है, कैश पे हुआ तब रिकॉर्ड होगा, कैश रिसीव हुआ तब रिकॉर्ड होगा। एडजस्टमेंट्स कोई ड्यू है, कोई एडवांस है, उन सब की बात ही नहीं करता। नेक्स्ट है नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉग्नाइज। जब उसने प्योरली बोल ही दिया कि मैं कौन सी ट्रांजेक्शन को कंसीडर करूंगा, कैश, कैश में लेन देन, चाहे कैश का आना हो चाहे कैश का जाना हो, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन को ये बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करता। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है पेपर का, विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कंसीडर या डज नॉट कंसीडर क्रेडिट ट्रांजेक्शंस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो कौन क्रेडिट ट्रांजेक्शंस को कंसीडर नहीं करता? कैश बेसिस। और कौन कंसीडर करता है क्या क्रेडिट ट्रांजेक्शन को? अक्रूरल बेसिस। नेक्स्ट आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर इग्नोर। ये जो प्रिंसिपल है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आउटस्टैंडिंग को कंसीडर नहीं करता। नेक्स्ट आता है चाहे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो चाहे वो आउटस्टैंडिंग इनकम हो, दोनों को ही कंसीडर नहीं करता। सेम एज प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी कंसीडर नहीं करता, अर्न एंड इनकम को भी क्या करता है? कंसीडर नहीं करता। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया ही था, जो हमारी चार एडजस्टमेंट्स है, चारों की चार एडजस्टमेंट्स को ही कंसीडर नहीं करता। ये सुटेबल किसके लिए है? ये सुटेबल है स्मॉल बिजनेसेस के लिए। किसके लिए सुटेबल है? स्मॉल बिजनेसेस के लिए। आगे हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखो कोई पर्सन है, उसे सैलरी मिली मार्च में, कितनी? 20,000, पेड इन अप्रैल। अब देखो सैलरी तो मार्च मंथ की थी 20,000 रुपए, पे कब हो रही है? अप्रैल में। तो कैश बेसिस क्या करता है? कैश बेसिस ये मानकर चलेगा कि ये सैलरी पे कब हुई? अप्रैल में। तो ये इसको किसका एक्सपेंस मानकर चलेगा? अप्रैल का। और ये रिकॉर्ड कब करेगा? अप्रैल में। और अगर मैं यहीं पर एक्यूरल बेसिस का एग्जांपल लूं ना, तो अब सैलरी थी मार्च की, पे हो रही है अप्रैल में, है ना, तो ड्यू हो गई सैलरी। एक्यूरल तो क्या करता है? ड्यू को भी कंसीडर करता है। अकरेंस ऑफ एक्सपेंसेस कब का था? अकरेंस ऑफ एक्सपेंसेस था मार्च का। तो एक्यूरल बेसिस क्या करेगा? इसको मार्च में ही रिकॉर्ड करेगा, वो इसको अप्रैल में रिकॉर्ड नहीं करेगा। अप्रैल में रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो आई होप क्लियर आया होगा डिफरेंस। कैश बेसिस जो है जब उसने अप्रैल में एक्चुअल में पे की तब कंसीडर करेगा, और एक्यूरल बेसिस मार्च की सैलरी थी, मतलब ड्यू थी ना मार्च में, तो दे दी आपने अप्रैल में बट ड्यू मार्च की थी, तो वो इसको मार्च में ही रिकॉर्ड करेगा। आई होप क्लियर होगा ये एग्जांपल। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हैं इसकी। फर्स्ट एडवांटेज इजी टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल सिंपल मेथड है। सेकंड एडवांटेज इजी टू मेंटेन। थर्ड एडवांटेज है लो अकाउंटिंग कॉस्ट, मतलब एज सच कोई खास कॉस्ट नहीं आती अकाउंटिंग पर, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट है शो एक्चुअल कैश अवेलेबिलिटी, रियल कैश दिखाता है बिजनेस में, सबसे अच्छी बात है ये। जो एक्रूअल बेसिस है ना, समहाउ वो रियल कैश नहीं दिखा पाता, क्योंकि वो तो हर ट्रांजेक्शन को प्लेस दे रहा है, चाहे रिसीव हुआ हो ना हुआ हो, पे हुआ हो ना हुआ हो, तो वो ना आपको एक्चुअल कैश नहीं दिखा सकता। बट जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो आपको क्या दिखाता है? बिजनेस का एक्चुअल कैश दिखाता है। ये किसके लिए सुटेबल रहता है? ये एक तो प्रोफेशनल्स के लिए सुटेबल रहता है, और ये एक स्मॉल बिजनेसेस के लिए क्या रहता है? सुटेबल रहता है। नेक्स्ट आता है, इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? डज नॉट शो ट्रू प्रॉफिट। अब ये ना बिजनेस की ट्रू पिक्चर आपको शो नहीं करता। क्यों नहीं शो करता? क्योंकि जो एडजस्टमेंट्स है उनको कंसीडर नहीं कर रहा। तो उस वजह से ना बिजनेस की जो ट्रू पोजीशन है ना, वो नहीं पता चल पाती आपको। ट्रू कैश पता चल जाता है बट ट्रू प्रॉफिट नहीं पता चल पाता आपको। नेक्स्ट क्या है? इग्नोर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इग्नोर आउटस्टैंडिंग इनकम्स। ये आउटस्टैंडिंग को क्या करता है? इग्नोर करता है। नेक्स्ट है, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब सही प्रॉफिट नहीं दिखा रहे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? लेस रिलायबल होते हैं। कैन नॉट मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस, सही परफॉर्मेंस नहीं पता चलती। जो हमारे आईएफआरएस है, मतलब इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और इंडेस है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो इस मेथड को क्या करते हैं? एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? क्योंकि ये बिजनेस की ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी को शो नहीं करता है, इसलिए आईएफआरएस और इंड एएस इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आगे कल वाली क्लास की वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझाऊंगी, आईएफआरएस क्या है, इंड एएस क्या है, ये सब हम कल की क्लास में करेंगे।
नेक्स्ट आता है सुटेबल फॉर, अभी अभी हमने पढ़ा स्मॉल बिजनेसेस के लिए सुटेबल है, प्रोफेशनल्स के लिए सुटेबल है, एनजीओज इसको यूज कर लेते हैं, और अगर हम पर्सनल अकाउंटिंग करना चाहें, हम पर्सनल अकाउंटिंग के लिए इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो हमारा क्या कंक्लूजन निकला? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सिंपलेस्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें सिर्फ आप कैश ट्रांजेक्शन्स को ही कंसीडर करते हो, चाहे वो कैश आउटफ्लो हो चाहे वो कैश इनफ्लो हो, इसको कंसीडर करते हो। क्रेडिट ट्रांजेक्शन का, एडजस्टमेंट का कोई भी प्लेस यहाँ पर नहीं होता। ये बिजनेस की एक्चुअल रियल कैश पोजीशन को दिखाता है कि बिजनेस में एक्चुअल में कितना कैश अवेलेबल है, बट ये नहीं बताता कि बिजनेस का ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो इसका बेनिफिट जो अगर मैं हाईएस्ट मानू, बेस्ट बेनिफिट, बेस्ट सुटेबल एडवांटेज क्या है? ट्रू कैश को दिखाना, एक्चुअल कैश पिक्चर को दिखाना। और सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है? ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी को इग्नोर कर देना, सही पिक्चर नहीं बिजनेस की दिखा पाना। सुटेबल बेसिकली बिजनेस, सॉरी, स्मॉल बिजनेसेस के लिए है, प्रोफेशनल्स के लिए है और एनजीओस के लिए। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम एक्यूरल बेसिस। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, द मार्केट विच विच वन ऑफ द बेसिस इज कॉल्ड मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हम एक्यूरल बेसिस को बोलते हैं। अब मैंने आगे भी मीनिंग क्लियर किया था, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। एक्यूरल बेसिस क्या बोलते हैं? इनकम जब अर्न होती है, बेशक एक्चुअल कैश में रिसीव हो या ना हो, एक्सपेंसेस जब इंकर्ड होते हैं, बेशक एक्चुअल कैश में पे हुए हों या ना हुए हों, आप उनको साथ के साथ क्या करते हो? अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। इसे ही हम क्या बोलते हैं? मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो ये क्या करता है? ये सारे एडजस्टमेंट्स को कंसीडर करता है। बेसिकली चार एडजस्टमेंट्स होती है हमारे पास। एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक होते हैं अक्रूड इनकम और एक होते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। दो आते हैं करंट एसेट्स में और दो आते हैं करंट लायबिलिटी में। आगे की क्लास में जैसे हम कंटिन्यू करेंगे, मैं एक बेसिक टर्म्स की क्लास लूंगी, उसमें बता दूंगी कि करंट लायबिलिटी या करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, क्या क्या मीनिंग है, वो हम कर लेंगे क्लास में। तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि एक्रूअल बेसिस क्या है। इनकम को साथ के साथ रिकॉर्ड करेंगे जब अर्न हो रही है, एक्सपेंसेस को साथ के साथ रिकॉर्ड करेंगे जब वो इंकर्ड हो रहे हैं। यहाँ पर रिगार्डलेस, डजेंट मैटर, कैश एक्चुअल में आउटफ्लो हुआ, कैश एक्चुअल में इनफ्लो हुआ, कोई मैटर नहीं करता है। आगे पढ़ते हैं हम, इसके कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर क्या है? गिव मी अ सेकेंड, वेट। फीचर्स क्या क्या है इसकी? फर्स्ट फीचर आती है हमारे पास रिकॉग्नाइज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अभी अभी हमने पढ़ा, जैसे कैश बेसिस की जो लिमिटेशंस थी ना, कि जो कैश बेसिस कंसीडर नहीं करता उसको एक्यूरल बेसिस कंसीडर करता है। कैश बेसिस क्या करता था? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉग्नाइज नहीं करता था। सॉरी, एक्रूअल बेसिस क्या करता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉग्नाइज करता है। दूसरा, ये आउटस्टैंडिंग को भी, चाहे वो एक्सपेंसेस हो चाहे वो इनकम हो, दोनों को रिकॉर्ड करता है। प्रीपेड को भी रिकॉर्ड करता है, अनअर्न्ड को भी रिकॉर्ड करता है। जो हमारी चार एडजस्टमेंट्स है, चारों के चारों को रिकॉर्ड करता है। जो उसकी लिमिटेशन थी कि ट्रू प्रॉफिट नहीं दिखाता, तो वो इसकी एडवांटेज है कि ट्रू प्रॉफिट को दिखाता है। फेयर व्यू देता है बिजनेस का, वो उसकी लिमिटेशन थी कि बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं बता पाता। वाइडली एक्सेप्टेड इंटरनेशनली, जैसे हमने उसकी लिमिटेशन में बात की थी, जो हमारे आईएफआरएस है, इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, एंड इंडियस है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसको एक्सेप्ट नहीं करते वो। बट ये जो मेथड है एक्यूरल बेसिस या मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये इंटरनेशनली वाइडली एक्सेप्टेड है। इसको आईएफआरएस, इंडियस अगर हम बात करें, वो सब इसको एक्सेप्ट करते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? सब एडजस्टमेंट्स को प्लेस करते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, हर चीज को कंसीडर करते हैं, चाहे पैसा मिला है या नहीं मिला, हम हर चीज को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल की बात करते हैं। लेट्स सपोज 10th ऑफ जनवरी को मैंने एक गुड सेल की 50,000 रुपीज की। अब मैंने गुड सेल कर दी, मेरी तरफ से एक ट्रांजेक्शन तो हो गई ना, इंकर्ड हो गई एक ट्रांजेक्शन, बट मुझे वो जो मनी थी 50,000 रुपीज, वो रिसीव हुए 10th ऑफ मार्च को। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या करेगा? 10th ऑफ मार्च को एंट्री करेगा बुक्स में। बट एक्यूरल बेसिस क्या करेगा? दो एंट्री करेगा बुक्स में। एक तो 10th ऑफ जनवरी की करेगा कि जिसको भी आपने सेल किया है, मिस्टर ए बी सी वट एवर, जो भी है, टू सेल्स, आपने उसको सेल्स कर दी 10th ऑफ जनवरी को। और फिर वो 10th ऑफ मार्च को भी रिकॉर्ड करेगा, किस नाम से? कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, की मिस्टर ए से क्या रिकवर हो गया? कैश रिकवर हो गया। तो वो दो बार पोस्टिंग करेगा, पहले क्रेडिट ट्रांजेक्शन की भी पोस्टिंग करेगा और फिर कैश ट्रांजेक्शन भी। कैश बेसिस सिर्फ एक ही पोस्टिंग करेगा, वो 10th ऑफ जनवरी को मानेगा ही नहीं बिजनेस में कुछ हुआ।
इसीलिए वो जो है ट्रू और फेयर प्रॉफिट नहीं दिखा पाता, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी तो अफेक्ट हुई ना, आपका मटेरियल तो 10th ऑफ जनवरी को कम हो गया था, बट उसने कंसीडर ही नहीं किया उसको। तो 2 महीने तक आपका बिजनेस जो था एक लूप में फंस गया ना, आप गलत पिक्चर दिखा रहे हो कि बुक्स में इतना मटेरियल है, जबकि एक्चुअल में तो वो सेल होना चाहिए था, आपने तो दिखाया ही नहीं बुक्स में। तो इसीलिए वो क्या माना जाता है, एक बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं दिखाता। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक एग्जाम्पल भी दिया, जैसे गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट 60,000, कैश रिसीव आफ्टर 1 मंथ। एक्यूरल बेसिस क्या करेगा, रेवेन्यू रिकॉर्डेड ऑन द डेट ऑफ सेल। जो कैश बेसिस है वो क्या करेगा, उसी डेट पर इसको रिकॉर्डिंग दिखाएगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन के नाम से। सेम है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 12,000, पेमेंट है नेक्स्ट मंथ में, तो वो एक्सपेंसेस को ना करंट में भी रिकॉर्ड करेगा। क्या एंट्री कर देगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, एंट्री दिखाएगा बुक्स में, और कैश बेसिस नहीं दिखाएगा। कैश बेसिस जब नेक्स्ट मंथ पेड होगी ना तभी दिखाएगा बुक्स में। यही डिफरेंस है दोनों की रिकॉर्डिंग में। नेक्स्ट आती है अब इस मेथड की हमारे पास कुछ एडवांटेजेस है, कुछ लिमिटेशंस है और कुछ सुटेबिलिटी है। फर्स्ट एडवांटेज आती है, जो उसकी लिमिटेशन थी ना वही यहाँ पर एडवांटेज है। आप वाइस वर्सा कर कर भी पढ़ सकते हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो जो कैश बेसिस की लिमिटेशन थी वो इसके एडवांटेज है, जो कैश बेसिस के एडवांटेज थे वो समहाउ इसकी लिमिटेशन है। जैसे वो सिंपल था तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ऐसे करके बनेंगे लिमिटेशन। तो एडवांटेज फर्स्ट क्या है, शो ट्रू प्रॉफिट, जो एक्यूरल बेसिस है आपकी ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है। सेकंड है ट्रू शो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, ये बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। थर्ड है, हमने पढ़ा था ना उसकी लिमिटेशन में, नॉट वाइडली एक्सेप्टेड बाय आईएफआरएस एंड इंड एस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्सेप्टेड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। चाहे हम आईएफआरएस की बात करें, इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें, चाहे हम इंड एएस की बात करें, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें, वो इस मेथड को कंप्लीटली एक्सेप्ट करते हैं। यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स और बैंकर्स, क्यों यूजफुल है, क्योंकि बिजनेस की ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी पता चल रही है। अगर बिजनेस की ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी ना पता चलती तो इन्वेस्टर्स के लिए, बैंकर्स के लिए, मनी लेंडर्स के लिए इसका कोई इंपॉर्टेंस ना होता, बट ये यूजफुल है उनके लिए क्योंकि बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पिक्चर उनके सामने है। बेटर डिसीजन मेकिंग, इस मेथड के थ्रू जो इन्वेस्टर्स हैं, बैंकर्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, वो एक बेटर एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और लास्ट आता है प्रॉपर मैचिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, यहाँ पर प्रॉपर मैचिंग प्रिंसिपल का यूज होता है, प्रॉपर मैचिंग की जाती है इनकम एंड एक्सपेंसेस की। नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस, क्या क्या है एक्यूरल बेसिस की। पहला आता है मोर कॉम्प्लेक्स, कि ये सिस्टम ना कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एडजस्टमेंट्स की जाती हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं, तो ये कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स है, वो बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड अकाउंटिंग नॉलेज, अब लेमैन इसको नहीं कर सकता, आपको आपके पास प्रॉपर अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, आपके पास अकाउंटिंग की सारी नॉलेज होनी चाहिए, आप तभी इस मेथड को फॉलो कर सकते हो। कैश फ्लो में डिफर फ्रॉम रिपोर्टेड प्रॉफिट, उसकी एडवांटेज थी कि वो एग्जैक्ट कैश दिखाता है, इसकी लिमिटेशन है कि एग्जैक्ट कैश नहीं पता चल पाता, प्रॉफिट अलग दिख रहा है और कैश अलग दिख रहा है, यहाँ पर ये चीज रहती है। प्रेपरेशन इन टाइम कंज्यूमिंग, ऑब्वियसली बात है, जब कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है डेफिनेटली टाइम टेकिंग तो होगा, इसीलिए ये जो मेथड है कंपैरेटिवली टाइम कंज्यूमिंग अज्यूम किया जाता है। लास्ट आता है हायर अकाउंटिंग कॉस्ट, क्योंकि इस काम को करने के लिए ना आपको प्रोफिशिएंट एफिशिएंट इंसानों की, मतलब जो पर्सन चाहिए होंगे वो अकाउंटिंग नॉलेज वाले पर्सन चाहिए होंगे, कोई लेमैन नहीं कर सकता इसको। तो आपकी जो अकाउंटिंग कॉस्ट आती है कंपैरेटिवली क्या पड़ती है यहाँ पर, हाई पड़ती है। नेक्स्ट आता है सुटेबल फॉर कंपनीज की, कंपनीज के लिए सुटेबल है, लार्ज बिजनेसेस के लिए सुटेबल है, बैंक्स के लिए सुटेबल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए सुटेबल है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के लिए सुटेबल है, और लिस्टेड कंपनीज के लिए सुटेबल है। जैसे जो हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग था वो स्मॉल बिजनेसेस या प्रोफेशनल्स या एनजीओ के लिए सुटेबल था, उनके अलावा जितने भी बड़े 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 बिग बिजनेस हाउसेज हैं, एमएनसीज हैं, वो सब इसी मेथड को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं और यूज करते हैं। आई होप समझ आया होगा। यहाँ पर ये बताया गया है कि ये तीनों एडजस्टमेंट, चार हैं वैसे, यहाँ रह गई नोट्स में लिखनी। एक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक है प्रीपेड एक्सपेंस, एक है अक्रूड इनकम और एक है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये चारों की चारों एडजस्टमेंट्स को क्या करता है, कंसीडर करता है। नेक्स्ट आता है इन दोनों का डिफरेंस। जिस बच्चे को इन दोनों का मीनिंग क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से जिसने पढ़ा होगा, उसके लिए डिफरेंस कोई खास बड़ी बात नहीं है। पढ़ लेते हैं स्टिल। टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू, कैश बेसिस कब कंसीडर करता है, तब रिकॉर्ड करता है जब एक्चुअल में कैश क्या होता है, रिसीव होता है। और एक्यूरल बेसिस कब रिकॉर्ड करता है, जब कैश क्या होता है, अर्न होता है। बेशक ड्यू हो बट अर्न हो गया, आपने ट्रांजेक्शन कर दिया, जैसे मैंने सेल्स की, चाहे वो क्रेडिट सेल्स थी, बट मैं साथ के साथ रिकॉर्डिंग में दिखा दूंगी कि मैंने सेल्स की थी। अब कैश तो नहीं आया बट मैंने सेल्स दिखा दी है। नेक्स्ट आता है टाइमिंग ऑफ एक्सपेंस, इसका वाइस वर्सा, ये तब रिकॉर्ड करता है जब कैश एक्चुअल में पे होता है।
और ये तब रिकॉर्ड करता है जब इंकर्ड हो जाता है कोई खर्चा। जैसे अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात करूं तो उसी का ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट। ये किसी भी एडजस्टमेंट को प्लेस नहीं देता है। चार एडजस्टमेंट है, चारों में से चार किसी भी एडजस्टमेंट को प्लेस नहीं देता। और ये फुल ऑन ईयर सारी की सारी एडजस्टमेंट को क्या करता है, बुक्स में कंसीडर करता है। ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, एक्सपेंसेस को उसके रेवेन्यू से मैच करके कंसीडर नहीं करता। ये मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग जो हमारा है, मैंने डिटेल में पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको जाकर देखिए, मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है। ये मैचिंग प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। और लीगल स्टेटस क्या है, ये रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता कंपनी के थ्रू, इसको कोई रिकॉग्निशन नहीं दी जाती क्योंकि ये एक्सेप्टेड ही नहीं है। आईएफआरएस, इंडियस कोई भी इसको एक्सेप्टेंस नहीं देता, क्योंकि इसके थ्रू ना बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है ना वो सही नहीं दिखती। बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं दिखती। तो उसके बेसिस पे जो एक्सटर्नल यूजर्स है, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं, मनी लेंडर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं, वो अपनी डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, इसीलिए इसको रिकॉग्निशन नहीं दी गई। और ये जो एक्यूरल बेसिस है इसको प्रॉपरली रिकॉग्निशन दी गई है, मैंडेट किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। आई होप क्लियर हुआ होगा इन दोनों का डिफरेंस। लास्ट टॉपिक आता है मैंडेटरी एक्यूरल अकाउंटिंग। कौन से सेक्शन में ये बात की गई, सेक्शन 120 सब सेक्शन 1 में बोला गया, जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 का है, कि जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनीज हैं लीगली रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड डबल एंट्री सिस्टम एज पर बाय सेक्शन 128 सब सेक्शन 1 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या बोला कि जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उनके लिए मैंडेटरी है, वो जब अपनी बुक्स बनाएंगी वो कौन से बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करेंगी, वो एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करेंगी और डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करेंगी। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अंडर कैश बेसिस आर नॉट स्टेचुरी कंप्लायंट फॉर कॉर्पोरेट फाइलिंग एंड एक्सटर्नल स्टेचुरी ऑडिट। कि अगर आपने जो कैश बेसिस को यूज किया है तो आप मतलब स्टेचुरी ऑडिट है या कॉर्पोरेट फाइलिंग है उसके लिए वैलिड नहीं माने जाते हैं। तो जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उनके लिए मैंडेट है एज पर बाय सेक्शन 128 सब सेक्शन 1 कि वो एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ही यूज करेंगे। तो यहीं पर आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। अगर आज का टॉपिक अच्छा लगा हो, पढ़ाया हुआ समझ आया हो, तो प्लीज द लर्निंग नेस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस चैनल पर आपको पीजीटी एग्जाम्स की ऑल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।